उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो वो दंगों के लिए जाना जाता था, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, करप्शन के लिए जाना जाता था। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इसी कीचड़ में एक कमल खिला है। एंड ये वीडियो उस व्यक्ति के बारे में है जिसके नाम से अपराधी दुबक कर बैठ जाते हैं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने पूरे राज्य को दंगा मुक्त बना दिया है। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और यही कारण है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में सैफरॉन इकोनॉमी मॉडल का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतने लंबे समय तक कार्य करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री हूं। जिस उत्तर प्रदेश में महिलाएं घूंघट के पीछे रहती थी, उसी उत्तर प्रदेश में विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 14% से बढ़कर 36% के पार पहुंचा दिया गया है। परंतु कैसे एक स्टेट जो एक समय तक पूरी तरीके से बर्बाद था, जिसे बीमारू स्टेट कहा जाता था, आज वो भारत का अगला ग्रोथ इंजन बन रहा है। देखिए, आज जो आप यूपी में बदलाव देख रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही अपराध और राजनीति का वो रिश्ता रहा था जिसकी विवेचना केवल बंद कमरों में की जा सकती है। एनसीआरबी के 2016 के डेटा के मुताबिक देश के टोटल मर्डर्स का लगभग 16% शेयर यूपी से आता था। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में यूपी टॉप पर था, जहां 49,262 केसेस रजिस्टर हुए थे 2016 में। 2012 से 2017 के बीच में 815 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे। और इसी आपराधिक बैकग्राउंड में यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स चला करती थी। कोई एमवाई फैक्टर बनाकर जीत रहा था तो कोई दलित फैक्टर से। ऐसे में डेवलपमेंट और मुद्दों की सुध किसको थी? परिणाम यह हुआ कि 1960 से 2017 तक सिर्फ स्कैम ही स्कैम हुए। ईस्टर्न यूपी में बाहुबली नेता ओपनली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा थे। मुख्तार अंसारी जैसे नाम सिर्फ क्राइम रिपोर्ट्स में नहीं थे, असेंबली रिकॉर्ड्स में भी मिलते हैं। लेकिन फिर आता है 2017। योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर वो बदलाव शुरू होता है जो 70 वर्ष से चाहिए था। अब सवाल था कि नैरेटिव कैसे बदलेगा। सबसे पहला फोकस गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ स्लोगन से नहीं आता है, डेवलपमेंट रोड पर दिखता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इस टाइप के एक्सप्रेसवेज बनाए गए। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेट्रो एक्सपेंशन हुआ, लखनऊ मेट्रो ऑपरेशनल हुई, नोएडा मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंड किया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रक्चर्ड किया गया। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इन सभी शहरों में भी मेट्रो की परियोजनाओं को हम लोगों ने डीपीआर बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी हैं। और इसके बाद आया यूपी में एविएशन का पुश। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीट हुआ, जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कंप्लीट होने वाला है और अब 2 से बढ़कर 5 रनवेज कर दिए गए हैं। यानी ये इसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना देगा। लेकिन इसी विकास का दूसरा पिलर था लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर पॉलिसी। दंगा करने वालों और क्रिमिनल्स की इलीगल प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट एक्शन लिया गया। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। बुलडोजर एक्शन तो इतना पॉपुलर हुआ कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल तक ने इस मॉडल को अपनाने की कोशिश की और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट हुआ। एक समय बुलडोजर बाबा लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल थे, आज वही ब्रह्मोस बाबा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? पहले बुलडोजर अपराध पर कार्रवाई का प्रतीक था, आज ब्रह्मोस डिफेंस कॉरिडोर और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी की इंडस्ट्रियल एम्बिशंस का प्रतीक है। लॉ एनफोर्समेंट से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तक का ये ट्रांजिशन बताता है कि फोकस सिर्फ नियंत्रण पर नहीं, निर्माण पर भी है। इलीगल बूचड़खानों पर बैन एनफोर्स किया गया, गौ रक्षा सेंटिमेंट ओपनली अलाइन किया गया सरकार में। Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has approved an ordinance to prevent cow slaughter in the state. The UP government has proposed harsher punishment for slaughtering a cow, claiming that existing laws had loopholes which would often allow offenders to go scot-free. इसके अलावा पुलिस का रिक्रूटमेंट एक्सेलरेट किया गया। 7 सालों में 1,60,000 नए पुलिसकर्मी रिक्रूट किए गए। अभी जो रीसेंट बजट आया है उसके अंदर भी 2.2 लाख पुलिसकर्मी रिक्रूट अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें 30,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी
जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। अब महिलाओं की बात आई है तो विमेन सेफ्टी पर भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड्स बने हैं। बहस हो सकती है इस पर, लेकिन महिला सुरक्षा नैरेटिव में इनकी अहम भूमिका रही है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्रिमिनल्स पर लगातार कार्रवाई हुई है और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि कोई भी मेजर कम्युनल रायट, दंगा रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। डकैती में 87% का रिडक्शन, रॉबरी में 72% का रिडक्शन, मर्डर में 40%, किडनैपिंग में 68% और रेप में 24% तक का डिक्लाइन रजिस्टर किया गया है। और ये जो अपराधियों की संपत्ति को कुर्क किया गया था, ये सिंबॉलिक नहीं था। चाहे विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी हो, इन कार्रवाइयों का असर इकोनॉमी पर भी दिखा था फिर बाद में। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ पॉपुलेशन के लिए नहीं जाना जा रहा है, बल्कि इकोनॉमी के स्केल के लिए भी जाना जा रहा है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का था। आज वो बढ़कर करीब 36 लाख करोड़ के लेवल तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश भारत की 3rd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन चुका है और नेशनल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 8 से बढ़कर 9.1% हो चुका है। उत्तर प्रदेश ने मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। सिर्फ एक साल में 48.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। 15 लाख करोड़ के 16,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट ग्राउंड पर स्टार्ट हो चुके हैं। 150 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप किया जा रहा है। 20,000 एकड़ से ज्यादा लैंड बैंक रेडी रखा गया है। निवेश मित्रा और निवेश सारथी जैसे प्लेटफॉर्म ने 62 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल्स को इंटीग्रेट कर दिया है और इसके कारण डिस्पोजल रेट 96% से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन ने एक्सप्रेसवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कॉम्बिनेशन से यूपी को सप्लाई चेन हब में कन्वर्ट कर दिया है। टूरिज्म ने भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। रिसेंट सालों में 122 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल रिकॉर्ड किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2016 में पूरे देश के रिलीजियस टूरिज्म का लगभग 13% उत्तर प्रदेश के रिलीजियस साइट से आता था, जो 2025 में 20% के पार पहुंच चुका है। 2016 में यूपी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या 23.75 करोड़ थी। 2025 में यह बढ़कर 137 करोड़ हो गई, जिसमें 66 करोड़ सिर्फ महाकुंभ में आए थे। 2016 में अयोध्या में 3 लाख लोग भी नहीं आते थे। 2025 में यह संख्या 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। काशी विश्वनाथ में 2016 में 50 लाख विजिटर्स मुश्किल से आते थे। आज ये संख्या 6 करोड़ से पार पहुंच चुकी है। और ये जो टूरिज्म होता है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। टूरिस्ट होटल बुक करता है, टैक्सी लेता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, लोकल मार्केट में भी खर्च करता है और इससे लोकल इकोनॉमी में डायरेक्ट कैश फ्लो आता है। एक होटल स्टाफ हायर करता है, स्टाफ मार्केट में खर्च करता है, चेन रिएक्शन यहीं से शुरू होता है और इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एक तरफ भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है और दूसरी तरफ इकोनॉमी मजबूत होती है। और आपको पता है क्या, इस सारे ग्रोथ फेज के बीच में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट अनाउंस किया गया इस बार और इस सब के बावजूद फिस्कल डेफिसिट को 3% से नीचे रखा गया है। 200 करोड़ रुपए महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एलोकेट किए गए हैं। 80 करोड़ रुपए श्रमजीवी महिला छात्रावास के तहत यूपी के डिफरेंट शहरों में विमेन हॉस्टल बनाने के लिए एलोकेट किए गए हैं। और इस अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है लेबर मोबिलिटी। लेबर मोबिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जब विमेन वर्कफोर्स में आती है तो हाउस होल्ड इनकम डबल हो सकती है, सेविंग्स बढ़ती हैं, स्पेंडिंग्स भी बढ़ती हैं। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन कैपिटल स्ट्रांग होता है, विमेन पार्टिसिपेशन डिमांड को बढ़ाती है और ये डिमांड बिजनेस बढ़ाती है, बिजनेस जॉब क्रिएट करती है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए एफपीओ सपोर्ट, सोलर पंप कन्वर्जन और एक्सपोर्ट हब प्लानिंग इंक्लूड की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को डेवलप किया जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम के लिए यूपी एआई मिशन और डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्लान किया गया है और यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश किस स्ट्रक्चरल बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो ये सिर्फ सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जो सच का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है।